हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस सीरीज़ का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। जैसे कि हम चैप्टर 1 में मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर वो होता है जिसका अपना एक मास होता है और जो स्पेस घेरता है यानी जगह घेरता है, उसे कहा जाता है मैटर। अब इस चैप्टर की शुरुआत जो है हम इस वर्ड से करते हैं। वर्ड है आपका प्योर। प्योर शब्द से आपको क्या समझ में आता है? प्योर का मतलब होता है जिसमें कोई भी चीज़ मिक्स ना की गई हो या कोई भी और अदर चीज़ जो है वो ऐड ना की गई हो। प्योर का मतलब होता है अनअडल्ट्रेटेड। अनअडल्ट्रेटेड का मतलब उसमें कोई और चीज़ हमने मिक्स नहीं की, वो जो है वो एकदम प्योर माना जाता है। लेकिन साइंस में यानी कि साइंटिफिकली अगर हम देखें तो साइंटिफिकली प्योर चीज़ वो चीज़ होती है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनी हो। यानी एक तरीके के पार्टिकल से जो चीज़ मिलकर बनी होती है केमिकली, उसे कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। यानी कि वो क्या होती है? केमिकली यूनिफॉर्म होती है। ठीक है। अब वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो पार्टिकल्स जो हैं वो आपके या तो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने एवरीडे लाइफ में बात करें तो अपनी एवरीडे लाइफ में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि हम मानते हैं कि वो प्योर हैं, लेकिन साइंटिफिकली वो प्योर नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें मिल्क, प्योर मिल्क की, तो प्योर मिल्क हमें ऐसा लगता है कि प्योर है, लेकिन वो साइंस के अकॉर्डिंग प्योर नहीं होता, क्योंकि मिल्क में वाटर होता है, फैट, प्रोटीन, शुगर और मिनरल्स एडेड होते हैं। ऐसे ही हनी प्योर नहीं होता साइंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें शुगर, वाटर, एंजाइम्स और बहुत अदर कंपाउंड्स मिक्स होते हैं। यहाँ तक कि जो पानी हम पीते हैं वो भी आपका प्योर नहीं माना जाता साइंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें और सॉल्ट और अदर गैसेस डिज़ोल्व होती हैं। तो प्योर जो है हम अपनी डेली लाइफ में जो कहते हैं वो बेसिकली जेन्युइन अगर हम माने कि प्योर क्या होता है, तो प्योर बेसिकली वो होता है जिसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं हुई हो। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ आपकी केमिकली प्योर नहीं मानी जाती है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं मैटर जो है, इसीलिए उसे दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो? एक आपका प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस वही जो सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना है, वो आपका प्योर है। और जो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर से मिलकर बना है, वो आपका मिक्सचर है। क्योंकि मिक्सचर है तो मिक्सचर यानी कि दो और दो से ज़्यादा चीज़ों का मिश्रण आपका मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है। मिक्सचर आपके टू टाइप के हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैटर हम पढ़ चुके हैं कि हर चीज़ जो भी आपके यूनिवर्स में है वो सब एक मैटर है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ कि ये क्या होते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर बेसिकली अभी मैंने जैसे आपको बताया कि वो बहुत तरीके की चीज़ों का मिश्रण है। ठीक है। जो कि फिज़िकली तो ब्लेंडेड है, यानी कि फिज़िकली वो आपस में मिले हुए हैं, लेकिन केमिकली जो है वो बॉन्डेड नहीं है। यानी कि केमिकली उनका कोई रिश्ता नहीं होता मिक्सचर्स का। यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली जो है, अगर हम कहें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अपनी अपनी ही शो करते हैं मिक्सचर के अंदर। ठीक है। फिज़िकली वो भले ही एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं, लेकिन केमिकली उनकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग ही होती हैं। तो इसी को कहा जाता है कि फिज़िकली ब्लेंड होना, लेकिन केमिकली ब्लेंड या किसी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं बनाना, इन्हें ही कहा जाता है मिक्सचर। अब मिक्सचर टू टाइप के हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जो पूरी तरीके से आपस में घुल जाते हैं, यानी यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर हम यहाँ पर सॉल्ट वाटर, अगर आप एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक को घोलते हो तो थोड़ी देर घोलने के बाद, स्टिरिंग के बाद, वो नमक जो है वो पानी का ही रूप ले लेता है, यानी पूरी तरीके से वो पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है। एयर बहुत तरीके के टाइप्स ऑफ गैसेस का मिक्सचर है, लेकिन वो हर एक गैसेस जो है वो हमें दिखाई तो नहीं देती। हमें क्या दिखाई देता है? हमें सिर्फ एयर दिखाई देती है, क्योंकि वो सारी जो गैसेस हैं वो एयर में यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई हैं। ठीक है। वैसे विनेगर में अदर कंपाउंड्स भी मिक्स होते हैं, लेकिन वो तो हमें दिखाई नहीं देते। हमें तो सिर्फ एक लिक्विड चीज़ दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं विनेगर, क्योंकि वो उसमें जो अदर कंपाउंड्स हैं वो पूरी तरीके से यानी यूनिफॉर्मली जो है उसके अंदर मिक्स हो गए होते हैं। तो इन्हें ही कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो आपके सब्सटेंस हैं या जो आपके मैटर्स हैं वो आपस में पूरी तरीके से घुलते नहीं हैं, यानी कि उन्हें आप आसानी से पता लगा सकते हो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिक्स होकर ये मिक्सचर बनाया गया है। जैसे अगर हम बात करें ऑयल एंड वाटर की, तो जब आप ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे तो आपको ऑयल भी अलग नज़र आएगा और वाटर भी अलग नज़र आएगा, क्योंकि मिक्सचर तो है, क्योंकि हमने ऑयल और पानी को मिला तो दिया, लेकिन वो आपस में पूरी तरीके से अच्छे
से डिजोल्व नहीं हो पाए। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। वैसे ही अगर आप देखो, अगर आपने मिट्टी में नमक को मिला दिया तो आप मिट्टी को भी देख पाओगे, नमक को भी देख पाओगे। कहने को तो ये मिक्सचर है क्योंकि दो चीज़ों को मिला दिया आपस में, लेकिन नज़र आपको दोनों अलग अलग आ रहे हैं क्योंकि ये आपस में पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिजोल्व नहीं हुए हैं, तो इन्हें कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। उससे पहले, सॉल्यूशन से पहले हम इस वाली स्लाइड पे आते हैं। अगर हमें सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से जानना है तो सॉल्यूशन बेसिकली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाकर बनते हैं, ठीक है। एक तरफ है आपका सॉल्यूट, एक तरफ है आपका सॉल्वेंट, दोनों मिक्स होंगे तब आपका सॉल्यूशन बनेगा। अब क्या होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये हमें समझना है। सॉल्वेंट कुछ नहीं है, सॉल्वेंट जो है वो आपका वो सब्सटेंस होता है जिसमें हम दूसरे किसी सब्सटेंस को मिलाते हैं, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो आपका ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसे कहा जाता है डिज़ोल्वर। सॉल्यूट आपका वो सब्सटेंस होता है जिसको हम सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, यानी कि ये आपका किस में प्रेजेंट होता है, ये आपका स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसे कहा जाता है डिज़ोल्वी। और जब ये दोनों मिलते हैं, एक कम अमाउंट में एक ज़्यादा अमाउंट में, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो यही हमें यहाँ देखना है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बेसिकली हमें ऐसा लगता है जब हम वर्ड सुनते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता होगा, सॉल्यूशन एक तरीके का लिक्विड है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड से ही मिलकर बने। अभी हमने देखा कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये दो चीज़ों का होना ज़रूरी है सॉल्यूशन को बनाने के लिए। पहली बात तो सॉल्यूशन आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन क्या है आपका, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि इसमें दो चीज़ें जब मिलती हैं तो वो यूनिफॉर्मली आपस में मिक्स हो जाती हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहा जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। और सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड से नहीं बनते, सॉल्यूशन आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनते हैं। इसीलिए अगर हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें तो लिक्विड सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होते हैं, ठीक है। जैसे सॉल्ट इन वाटर, ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट क्या है, इसमें सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। बेसिकली ध्यान दिया जाता है जब अब सॉल्यूशन की बात की गई है यहाँ पे कि सॉल्यूशन को कैटेगराइज किया गया है कि लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है और गैसियस सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर बेसिकली यही देखा जाता है कि आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो जिस भी फॉर्म में होगा मैटर के, वो उस तरीके का सॉल्यूशन बन जाता है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। सॉलिड सॉल्यूशंस में बेसिकली आपकी दोनों ही सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तब वो कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल ब्रास का हो गया। गैसियस सॉल्यूशन की मैं बात करूं अगर, तो गैसियस सॉल्यूशंस में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही गैसेज हैं, जैसे एग्जांपल एयर का हो गया। तो ये होते हैं आपके सॉल्यूशंस की कैटेगरी कि इस सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड से नहीं बनता, वो आपका सॉलिड से भी बन सकता है और गैसेस से भी बन सकता है, बस हमें वहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है ये टिंचर ऑफ आयोडीन का। टिंचर का बेसिकली मतलब होता है, ये मेडिकल टर्म्स में यहाँ पर टिंचर यूज़ किया जाता है, इसको नॉर्मली साइंटिफिकली बोला जाता है एल्कोहल, ये एक तरीके का एल्कोहल है। टिंचर ऑफ आयोडीन आपकी ज़्यादातर आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स में देखने को मिलता है। ये एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, ठीक है, जो ज़्यादातर आपके कहीं चोट लगने पर ये इस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। अब सॉल्वेंट इसमें क्या है, जो ज़्यादा अमाउंट में है एल्कोहल, और सॉल्यूट क्या है, आयोडीन, जो आपका कम अमाउंट में है, ठीक है। जब इन दोनों को मिला दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया जिसे यहाँ पर कहा जा रहा है टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या कहा जा रहा है, टिंचर ऑफ आयोडीन। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशंस के टाइप पे कि सॉल्यूशन के टाइप कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन के टाइप की अगर मैं बात करूं, अगेन अगर हमें ये समझ में आ गया कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है, तो हमें सारे सॉल्यूशन का पूरी जितना भी स्पेक्ट्रम है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी में सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है, तीन टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहले है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो होंगे ही होंगे, बस डिफरेंस ये होगा कि सॉल्यूट आपका कम अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे ये 3 ग्लास पानी के हमने ले लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया क्योंकि पानी वो ज़्यादा अमाउंट में है, और यहाँ पर हमने कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो फूड कलर की डाल दी हैं तीनों में, ठीक है। तो ड्रॉप जो है फूड की जो ड्रॉप्स हैं कलर की, वो क्या हो गई, वो आपकी सॉल्यूट हो गई, और यहाँ पर वाटर क्या हो गया, वो आपका सॉल्वेंट हो गया क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन का। बेसिकली जब भी आपका सॉल्वेंट लिक्विड होता है, ठीक है, और वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो वो हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है।
अगर हम बात करें कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में भी अगेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो होगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि सॉल्वेंट कम अमाउंट में होगा और सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉल्वेंट जो है वो वाटर ही है, लेकिन अब वाटर जो है वो कम हमें लेना है और सॉल्यूट जो हम ले रहे हैं वो हमें ज़्यादा लेना है। तो जब पानी की मात्रा कम है और सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो वो आपका कहलाता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे आप घर में चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, तो उसमें पानी कम होता है, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो ये आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर हम बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी कि उस टेम्परेचर के बाद आप उसमें और सॉल्यूट जो है वो ऐड नहीं कर सकते। यानी कि अब जो आपका सॉल्यूशन होता है ना, वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका होता है, यानी कि उस पॉइंट से ज़्यादा अगर आपने अब उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड किया तो वो सॉल्यूट जो है अब उस सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका सैचुरेशन पॉइंट जो है वो आ चुका है। यानी कि सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या है? सैचुरेशन पॉइंट का मतलब ये है कि अब इससे आगे आप इसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। अब आपने अगर सॉल्यूट ऐड किया तो वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं होगा, डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल होता है आपका सॉल्ट वाटर। क्या होता है? सॉल्ट वाटर। तो जैसे कि आपने एक गिलास पानी लिया है और उस एक गिलास पानी में आपने 1 चम्मच नमक को घोला, मिक्स किया, मिक्स हो गया। आपने दूसरी चम्मच ली, दूसरी चम्मच नमक भी उसी में डाला, फिर आपने तीसरी बार नमक लिया, चौथी बार नमक लिया, 5 बार नमक लिया। 5 बार नमक लेने के बाद ऐसा हम मानते हैं कि 5 चम्मच अगर हमने नमक उस पानी में डाला, वो तो उसमें घुल गया, मिक्स हो गया, लेकिन जैसे ही हमने 6th टाइम जो है वो सॉल्ट लिया और उस पानी में डाला, अब वो जो है वो पानी में यानी वाटर में सॉल्ट जो है वो मिक्स नहीं होगा, डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है मतलब हम एक गिलास पानी में अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो एक गिलास पानी में हम सिर्फ 5 चम्मच ही नमक जो है वो घोल सकते थे। अब क्योंकि उसकी क्षमता ही उतनी थी कि उसमें अब 5 चम्मच नमक ही जो है वो घुल सकता था। 6th अगर हम टाइम नमक लेते हैं तो वो उसके अंदर अब डिज़ोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। उसी को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट यहाँ पर क्या था? सॉल्ट था, सॉल्वेंट क्या था? वाटर था। अब सॉल्यूट को आप एक लिमिटेड अमाउंट तक ही सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिज़ोल्व कर सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। वो टेम्परेचर के बाद जो है आप उसमें कितना भी सॉल्यूट ऐड करते रहो, वो सॉल्यूशन नहीं बना सकता, यानी कि उसके अंदर वो डिज़ोल्व होगा ही नहीं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इसको और अगर हमें समझना है, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर समझ में आ जाएगा तभी हमें सॉल्युबिलिटी समझ में आएगी। क्योंकि सॉल्युबिलिटी ये जो टर्म है ये क्या होता है? सॉल्युबिलिटी बेसिकली वही है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐड कर पाते हो, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। यानी कि जो हमने अभी देखा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो उसकी सॉल्युबिलिटी को ही डिफाइन कर रहा है बेसिकली। अगर हम देखें कि मतलब कोई चीज़ यानी एक सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितने टाइम तक घुल पा रहा है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि उसके सैचुरेशन पॉइंट पे डिपेंड करता है। आप एक गिलास पानी में सिर्फ 5 चम्मच नमक ही घोल सकते हो, क्योंकि उस एक गिलास पानी में 5 चम्मच नमक घोलने की ही क्षमता है, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी है। उससे ज़्यादा अगर आपने उसमें ऐड किया तो फिर वो उसके अंदर सॉल्यूबल नहीं हो पाएगा। तो यही उसकी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करता है कि सॉल्युबिलिटी डिफाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिज़ोल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है केमिस्ट्री के अंदर, जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को भी इफेक्ट करती है, बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको भी इफेक्ट करती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि सॉल्युबिलिटी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। बेसिकली सिंपल भाषा में सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि एक कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उसकी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो आगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी के बाद सिर्फ डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन
ये टाइप्स तो हमें पता ही है कि ये टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के, ये हमने पढ़ भी लिए, इनके बारे में हमने जान भी लिया। लेकिन अगर हमें इनका मेजरमेंट करना है, अगर हमें सपोज़ मेजर करना है सॉल्यूशन को कि उसके अंदर कितना सॉल्वेंट है, कितना सॉल्यूट है, तो हम कैसे मेजर करेंगे? तो उनको मेजर करने के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों ही चीज़ें आपकी, हमें यहाँ पर उनका क्या देखना है, मास देखना है। यानी कि हम उन्हें किस बेसिस पर मेजर करेंगे, उनके मास के बेसिस पर मेजर करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमें एक सॉल्यूट का मास जो है वो कैलकुलेट करना है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूशन का मास यहाँ पे 100 ग्राम दिया हुआ है, हमें सॉल्यूट का मास जो है वो यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि जहाँ पर हमें मास और वॉल्यूम दोनों में चीज़ें दे रखी हैं, यानी कि हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये तो हमेशा ग्राम में ही दे रखे होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन सपोज यहाँ पर हमें वॉल्यूम में दे दिया, यानी कि उसकी वॉल्यूम दे दी, लीटर में दे दिया, मिलीलीटर में दे दिया, तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक है, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब दोनों ही चीज़ें वॉल्यूम में है, सॉल्यूट सॉल्वेंट भी आपके मिलीलीटर में है और सॉल्यूशन भी मिलीलीटर में है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऐड करनी है 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में। और ये ज़्यादातर किस सॉल्यूशन के लिए होता है? लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों ही लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो दोनों ही ऑब्वियस सी बात है कि किस में हम मेजर करेंगे उन्हें, लीटर में या मिलीलीटर में मेजर करेंगे, उनकी वॉल्यूम मेजर होगी। तो एग्जाम्पल जो है वो है आपका, मतलब फॉर्मूला जो है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो आई होप ये आपको जो मेजरमेंट के फॉर्मूले हैं वो समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप वहाँ पे जाके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। अब ये क्या होता है सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स? हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्टिंग से ही मिक्सचर से स्टार्ट हुआ था, मिक्सचर के बाद हमने सॉल्यूशंस पे हम गए, तो बेसिकली हम यहाँ मिक्सचर के ही डिफरेंट टाइप पढ़ रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर था। ठीक है, फिर हमने सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी हमारी सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स की। तो सस्पेंशन आपका क्या है? सस्पेंशन आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि ऐसा मिक्सचर है आपका जो कि हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी कि ऐसा मिक्सचर है जो फिजिकली तो मिक्स हो गए हैं लेकिन केमिकली जो है वो मिक्स नहीं हो पाए, हम अपने नेकेड आई से उन्हें आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, ये क्या होते हैं, ये थोड़े टाइम के बाद ना सेटल डाउन हो जाते हैं, तो हम इन्हें ईजिली फिल्टर्ड कर सकते हैं, आसानी से फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सैंड इन वाटर, इसे हम समझते हैं। जैसे हमने 1 गिलास पानी लिया और 1 गिलास पानी में हमने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, तो हम ये देखेंगे कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में हमें बहुत अच्छे से विजिबल होंगे, हम अपनी इन आंखों से उन्हें देख पाएंगे, क्योंकि पहली बात तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और हम पढ़ के आए हुए हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम आसानी से दोनों मैटर्स को, यानी दोनों सब्सटेंसेस को देख सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम अलग अलग जो है वो समझ सकते हैं, क्योंकि वो आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। तो वही यहाँ पर है कि जैसे सैंड इन वाटर, वाटर और सैंड को हमने दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो हमें सैंड भी नज़र आ रही है और पानी भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आपस में ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, लेकिन हम इस सॉल्यूशन को, इस मिक्सचर को कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें 5 मिनट के लिए, तो हम देखेंगे कि जो पूरी की पूरी मिट्टी है वो थोड़े समय के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? नीचे सेटल डाउन वो हो जाएगी। तो हम आसानी से इन दोनों को क्या कर सकते हैं? फ़िल्टर कर सकते हैं, यानी कि हम उसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है उसे बाहर निकाल दें, तो पानी भी अलग हो गया और जो उसमें नीचे मिट्टी थी वो उस ग्लास में ही रह जाएगी, यानी मिट्टी भी अलग हो गई और पानी भी अलग हो गया। तो आसानी से फिल्ट्रेशन मेथड से हम जो है वो इसे क्या कर सकते हैं? फ़िल्टर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हम आसानी से फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। जैसे चॉक इन वाटर, अगेन वही एग्जांपल है, चॉक को भी अलग कर सकते हो आप, पानी को भी अलग कर सकते हो, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, आपस में यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं हुए हैं। ठीक है, और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हम, जैसे हमने ये सैंड इन वाटर, ये वाला जो सॉल्यूशन लिया, इसमें से अगर हम लाइट को पास करवाते हैं, ठीक है, लाइट को पास कराएंगे अगर हम, तो हमें क्या हम देखेंगे कि हमें जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से नज़र आ जाते हैं, उनका पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है। क्यों विजिबल हो जाता है? क्योंकि
जो पहली बात तो जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, और वो हमें आसानी से हमें दिख रहे होते हैं, और हम जैसे ही उसमें से लाइट पास करवाते हैं तो लाइट पास कराने के बाद उनका जो पाथ होता है वो बहुत अच्छे से हमें विजिबल हो जाता है, क्योंकि जो लाइट की रे है जब वो पार्टिकल से टकराती है तो पार्टिकल से टकराने के बाद वो बिखर जाती है, और वो बिखर जाती है तो वो हमें बहुत आसानी से उसका पाथ जो है वो विजिबल होता नज़र आता है। तो ये है आपका क्या, सस्पेंशन। ठीक है, अगर हम बात करें कोलॉइड की, तो कोलॉइड भी आपका मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला सस्पेंशन के पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ में, लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये इसी वजह से होता तो कोलॉइड भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े छोटे होते हैं तो ये डिस्पर्स्ड हो जाता है, मतलब आसानी से जो है वो किसी भी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर जो है वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, और इसे अगर आप नॉर्मल कंडीशन में छोड़ भी देते हो तो ये नीचे इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, सस्पेंशन के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि कोलॉइड जो है उसका पूरा जो मिक्सचर है हमें यूनिफॉर्म नज़र आता है, लेकिन वो होता टेक्निकली क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है, वो होमोजीनियस नहीं होता। सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस है और आपका कोलॉइडल जो मिक्सचर है वो भी आपका हेट्रोजीनियस है, लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, थोड़े टाइम के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनमें आसानी से जो है वो पाथ जो है लाइट का वो विजिबल हो जाता है, लेकिन कोलॉइड के जो पार्टिकल हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, नीचे सेटल डाउन नहीं होते, और आसानी से हमें ऐसा लगता है कि वो छोटे पार्टिकल की वजह से वो यूनिफॉर्मली घुल जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, बट होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होते कोलॉइड, वो आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते हो, ऊपर भी हम पढ़ के आए थे, मिल्क। जैसा हमें लगता है कि प्योर मिल्क है, बट प्योर मिल्क नहीं होता, उसके अंदर फैट भी है, ठीक है, प्रोटीन भी है, और भी अदर कंपाउंड्स भी मिक्स हैं, तो वो प्योर नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि मिल्क एक कोलॉइडल मिक्सचर है। बाकी जो प्रोटीन फैट उनके जो पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो बहुत यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो गए हैं मिल्क के अंदर, है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही, लेकिन पार्टिकल छोटे होने की वजह से वो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग की बात करें तो यहाँ पर भी जो है आपका पाथ जो है वो आसानी से विजिबल हो जाता है, यानी कि यहाँ भी अगर आप लाइट को पास कराते हो तो वो पार्टिकल्स जो हैं वो उसे आसानी से स्कैटर कर देते हैं, मतलब इतना साइज़ है उनका कि वो किसी भी लाइट की रेस को स्कैटर कर सकें और पाथ को विजिबल कर सकें। ठीक है, हाँ, सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, आप सेपरेट कर सकते हैं दोनों सब्सटेंसेस को, बट कोलॉइडल मिक्सचर में या कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम फिल्ट्रेशन मेथड से मिक्सचर के सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ भी जो अगर आप लाइट को पास कराओगे तो पाथ जो है वो आसानी से विजिबल हो जाएगा। ठीक है, सस्पेंशन सेटल डाउन हो जाता है, इसीलिए उसे सेपरेट करना इजी है। कोलॉइडल जो है वो मिक्स ही रहता है, सेटल डाउन नहीं होता, इसीलिए वो थोड़ा क्लाउडी हो जाता है, ट्रांसल्यूसेंट मिक्सचर है। ठीक है, लेकिन वो पूरी तरीके से सेपरेट आउट नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ की हम बात करें वो है जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? देखो यहाँ पे जो टिंडल इफेक्ट आपको दे रखा है ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो घने जंगल होते हैं जहाँ पे बहुत घने घने पेड़ होते हैं, वहाँ पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो सूरज की किरण पड़ने से वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका पाथ जो है वो हमें बहुत साफ साफ नज़र आता है, पाथ विजिबल हो जाता है। वो क्यों होता है? टिंडल इफेक्ट की वजह से। टिंडल इफेक्ट की वजह से क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ट्री हैं, ये जो पेड़ हैं बड़े बड़े, वो किसकी तरह काम कर रहे हैं? वो एक तरीके से पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट इन एयर टू मेक, तो वो टिंडल इफेक्ट, उसमें जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो टिंडल इफेक्ट की वजह से डेंस फॉरेस्ट के अंदर विजिबल हो जाते हैं। जैसे ही आपकी सन रेज पड़ती हैं किस पे, बड़े बड़े घने घने पेड़ों पे पड़ती हैं, ठीक है, तो जहाँ पर भी थोड़ा सा आपका क्लोज एरिया होता है, मतलब थोड़ा सा अंधेरा होता है, जैसे ही वहाँ से आपकी कोई भी सन रेज निकल कर बाहर आती है तो वहाँ पे जितने भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनसे वो टकराकर जो लाइट होती है वो बिखर जाती है, और वहाँ पे जितने भी डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स होते हैं उनका पाथ जो है वो बहुत आसानी से विजिबल हो जाता है। उसी को हम कहते हैं यहाँ पर टिंडल इफेक्ट। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब हम आगे देखते हैं और सेपरेशन टेक्निक्स। जैसे हमने सस्पेंशन में देखा कि फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम उन्हें आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ नहीं होगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं। तो ऐसे ही हम कुछ और सेपरेशन टेक्निक्स देखते हैं जिनके थ्रू जो है हम
सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा एवेपोरेशन, जो हम चैप्टर 1 में भी पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो एवेपोरेशन में हम क्या करते हैं, एवेपोरेशन में हम जो डिज़ोल्व सॉलिड होता है उसे हीट के थ्रू यानी हीटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, एवोपरेट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, एवोपरेट कर देते हैं। तो एवोपरेट जो पार्ट होता है वो आपका सॉल्वेंट पार्ट होता है यहाँ पर, और जो पीछे रह जाता है वो आपको सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम देखें कि सी वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करना, तो जो सॉल्ट है वो आपका सॉल्वेंट है, और जो वाटर आपका पीछे रह जाता है सी वाटर, वो आपका सॉल्यूट होता है। तो एवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे ही हीटिंग होती है, यानी कि जो समुद्र का पानी गर्म होता है सूरज की किरणों की वजह से, जैसे ही वो गर्म होता है वो भाप बनना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और लिक्विड से जब वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तो उसमें से क्या होता है कि जो उसका सॉलिड पार्ट है, जो उसका नमक वाला जो पार्ट है, सॉलिड पार्ट, सॉल्वेंट पार्ट, वो अलग हो जाता है, और जो पानी होता है वो आपका अलग हो जाता है। इसे कहा जाता है इवेपोरेशन। अब सेकंड टेक्निक है आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन आपकी बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उन सब्सटेंसेस को अलग करते हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो थोड़े डेंसर ज़्यादा हैं और ऐसे पार्टिकल जो उनसे थोड़े कम डेंसर हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक है वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पे। ठीक है, तो जो डेंसर पार्टिकल्स हैं, जो मतलब जो ज़्यादा डेंसर पार्टिकल्स हैं, वो स्पिनिंग के थ्रू क्या होते हैं, बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, और जो कम डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो आपके वहीं के वहीं रह जाते हैं। जैसे कि हम दूध में से क्रीम निकालते हैं, स्पिनिंग करते हैं ना मशीन के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, उस दूध में से जो है वो क्रीम, क्योंकि क्रीम की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो बाहर आ जाती है, और मिल्क जिसकी डेंसिटी कम होती है वो क्या होता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हम जो भी सब्सटेंस जिनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है, यानी कि कम और ज़्यादा डेंसिटी होती है, उन्हें हम आसानी से सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सब्लिमेशन की। तो सब्लिमेशन का कैसा प्रोसेस है, सॉलिड टू गैस। हम चैप्टर 1 में पढ़ के आ चुके हैं कि जब हमें सॉलिड से गैस में मैटर को कन्वर्ट करना होता है डायरेक्टली विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ये भी आपका एक सेपरेशन टेक्निक है। कैसे सेपरेशन टेक्निक है कि इसमें जो आपका सब्लिमेटेड प्रोडक्ट होता है वो तो बाहर आ जाता है, और जो नॉन सब्लाइमिंग प्रोडक्ट है वो पीछे रह जाता है। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर एक सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस है, और जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सब्लिमेशन प्रोसेस सेपरेशन का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। Chromatography is a technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent। यानी कि क्रोमेटोग्राफी आपकी वो टेक्निक है जो बेसिकली उन सॉल्यूट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है जो सेम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं। किसमें डिज़ोल्व होते हैं, सेम सॉल्वेंट में। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है वो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और वो है आपका क्या, वाटर। ठीक है, और सॉल्यूट्स जो हैं वो आपके भले ही अलग अलग हैं लेकिन सॉल्वेंट आपका एक है, वो है वाटर। तो जब सॉल्वेंट सेम हो और सॉल्यूट अलग अलग होते हैं तो आपकी ये टेक्निक यानी कि क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है वो यहाँ पर यूज़ होती है। ठीक है, इस टेक्निक में हम बेसिकली फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूट जो हैं वो आपके क्या होते हैं, स्टेशनरी फेज़ में होते हैं, यानी कि वो मूव नहीं करते। लेकिन जो सॉल्वेंट यानी कि जो वाटर होता है वो आपका क्या होता है, मोबाइल, यानी कि मूविंग फेज़ में होता है। ठीक है, तो इससे हम आसानी से क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जो है वो दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आता है कि हमें अगर इंक में से डाई को सेपरेट करना है। अब इंक और डाई ये दोनों सॉल्यूट हैं अपने अपने सॉल्यूशंस में, लेकिन दोनों में सॉल्वेंट वाटर ही है, यानी इंक में भी वाटर है सॉल्वेंट और डाई में भी वाटर सॉल्वेंट है। ठीक है, अब इंक और डाई आपकी क्या है, स्टेशनरी फेज़ में है, लेकिन पानी तो मोबाइल फेज़ में है, यानी वो मूव करता रहता है। ठीक है, तो फ़िल्टर पेपर टेक्निक के थ्रू फ़िल्टर पेपर यूज़ करके हम यहाँ क्या करते हैं, इंक में से क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं डाई को। ठीक है, तो इंक में से जो है वो डाई सेपरेट हो जाती है। तो इसकी यही एप्लीकेशंस हैं कि जो कलर डाई में यूज़ किए जाते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, और ब्लड में से अगर हमें ड्रग को रिमूव करना है, हमारे ब्लड में से मेडिकली ये जो है आपकी ये टेक्निक यूज़ की जाती है मेडिकल ट्रीटमेंट्स में, कि जिनके ब्लड में से हमें ड्रग्स को निकालना है तो वहाँ पे भी क्रोमेटोग्राफी जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है,
तो ये मेथड बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स के लिए, और इसके एप्लीकेशन केमिकल एनालिसिस में, एनवायरमेंटल टेस्टिंग में, फार्मास्यूटिकल रिसर्च में, इन सब में ये टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। किसको सेपरेट करने के लिए? ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जिनका सॉल्वेंट सेम होता है और सोल्यूट अलग अलग होता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्लियर हो गई होगी। और भी कुछ एडवांस्ड सेपरेशन मेथड यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, जैसे डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्या होते हैं? डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन, ये वो टेक्निक्स हैं जो उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। देखो, दिस टेक्निक यूज डिफरेंसेस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी टू सेपरेट प्योर सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर्स। ऐसे मिक्सचर्स में से अगर हमें प्योर सब्सटेंस को निकालना है तो उन मिक्सचर में उन जो वो सब्सटेंसेस हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। तो ये वाले मेथड जो हैं वो तभी यूज़ किए जाते हैं जब जो सब्सटेंस हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्टिलेशन की, तो ये भी, इसमें लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स में से, ठीक है। और वो भी ये डिस्टिलेशन मेथड जो है वो ज़्यादातर तब यूज़ होता है जब आपके दो मिसिबल लिक्विड्स जो हैं आपस में मिक्स हों, यानी दो मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स का मतलब पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली दोनों लिक्विड्स आपस में डिज़ोल्व हो रखे हैं, ठीक है, तब आपका डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये मेथड यूज़ किया जा रहा है। जैसे अगर आपको सॉल्ट वाटर में से प्योर वाटर जो है वो रिकवर करना है तो आप डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। प्योर वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों मिसिबल लिक्विड हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग है, तो ये मेथड यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है डिस्टिलेशन मेथड। अगर हम बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या अंतर है? डिस्टिलेशन के कंपैरिजन में होता यही है इसमें भी कि दो मिसिबल लिक्विड्स को यहाँ पे सेपरेट किया जाता है उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस की वजह से, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि 25 केल्विन से नीचे इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 25 के से नीचे हो, यानी दोनों बॉइलिंग, जैसे दोनों मिसिबल लिक्विड्स का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखें तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो 25 के होना चाहिए। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 25 के है तब यहाँ पर डिस्टिलेशन मेथड नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, ठीक है, पेट्रोल में, पेट्रोल, केरोसिन, इन सब से, ठीक है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इन सब में से जब हम क्रूड ऑयल में से इन सबको जब हम सेपरेट करते हैं तब जो है वो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो है वो आपका यूज़ होता है। तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दोनों में यही डिफरेंस है कि डिस्टिलेशन मेथड जो है वो किसी भी बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी बॉइलिंग पॉइंट हो दोनों लिक्विड्स का, उस पर यूज़ हो सकता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिर्फ अगर दोनों में 25 केल्विन से कम डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में तभी यूज़ होगा। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने में बेसिकली यूज़ होता है अगर वो किसी हॉट लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इसमें यहाँ पर हमने एक बीकर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें कुछ सॉलिड्स हैं, ठीक है। उस लिक्विड को यानी उस सॉल्वेंट को हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, गर्म करे जा मतलब बहुत ज़्यादा हीट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं हम, और थोड़े टाइम के बाद जब हम उसे ठंडा करने के लिए रख देंगे तो जैसे ही वो ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद उसमें क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो सॉलिड जो क्रिस्टल फॉर्म है वो हम अलग कर देंगे और जो पानी है वो आपका अलग हो जाएगा। तो ऐसे ये जो हैं दोनों चीज़ें आपस में सेपरेट हो जाएंगी। जैसे कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो हैं उन्हें अगर हमें प्योरीफाई करना होता है उनके सॉल्यूशंस में से, तो हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये एडवांस सेपरेशन मेथड आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो हम चैप्टर का जो ऑलमोस्ट एंड है उस पर आ चुके हैं। हम चैप्टर की जितनी भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हमने कवर कर ली हैं। अब हम लास्ट टॉपिक जो हमें थोड़ा सा हमें देखना है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के बारे में, वो जल्दी जल्दी हम यहाँ पर देखते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड का क्या डिफरेंस है मिक्सचर से, क्योंकि ये पूरा चैप्टर हमारा मिक्सचर के ऊपर था, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड क्या क्या होते हैं देखिए। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो एक तरीके के एटम से मिलकर बना है। हमने स्टार्टिंग जब चैप्टर की थी तो हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर ये दो टाइप के मैटर से की थी, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही तरीके के एटम होते हैं, ठीक है, एक ही तरीके के एटम है। जैसे मैं एलिमेंट की बात यहाँ पे करती हूँ ऑक्सीजन की,
तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हम सब जानते हैं, तो ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के एटम ही हैं, तो वो एक प्योर सब्सटेंस हो गया। कंपाउंड जो है वो बहुत और डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं जो आपस में केमिकली बॉन्ड करते हैं, लेकिन एक फिक्स रेशियो में। कंपाउंड में एग्जांपल हो गया वाटर का, H2O वाटर का एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन के आइटम भी हैं, इसमें ऑक्सीजन के आइटम भी हैं, तो दो अलग अलग एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के एटम मिक्स होकर क्या बना रहे हैं, केमिकली बॉन्ड करके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक फिक्स रेशियो में। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में मिलकर ही क्या बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी रेशियो में हम ले सकते हैं, कि जैसे कि मैं यहाँ कह रही हूँ कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर ही वाटर बना सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं बना सकता, ठीक है। तो तब वो आपका कहलाता है कंपाउंड। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसके एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब ये दोनों मिक्स होकर पानी यानी वाटर बनाते हैं तो उसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी आ जाती है। मिक्सचर का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। अगर हम मिक्सचर की बात करें, उसके कंपोनेंट सिर्फ फिजिकली कंबाइन करते हैं, केमिकली उनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होता। कंपाउंड्स को आप केमिकल रिएक्शन से सेपरेट कर सकते हो, बिल्कुल। अगर हमें वाटर को ब्रेक करना है तो वाटर को ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, और ब्रेक करने से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन मिक्सचर्स को आप सिंपली कोई भी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, जैसे हम पढ़ के आ चुके हैं इस चैप्टर में। फिल्ट्रेशन मेथड हो गया, जो हम सस्पेंशन सॉल्यूशन में यूज़ कर रहे थे, इवेपोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन मेथड हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हो गया। तो इस बहुत सारे हमने सेपरेशन के मेथड इस चैप्टर में पढ़े हैं, कि जिनसे हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा।